एक शहर में सड़क किनारे सरकारी जमीन पर कुछ अस्थायी गरीब लोगों के आवास बने हुए थे। वहां पर एक दबंग व्यक्ति आकर उनको वहां से निकालने के लिए बोलने लगता है। अब उन्हीं में से एक महिला भी थी जो कि थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी और अपने बच्चे के साथ इन्हीं आवासों में रहा करती थी। जब वह ये बात सुनती है तो उन लोगों को कानून के बारे में बताती है और कहती है कि अगर हम एसपी साहब के पास चलेंगे तो वो हमारी समस्या का निवारण कर सकते हैं और आप सभी लोग चलो, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। ऐसा कहकर वो सभी लोगों को लेकर एसपी साहब के ऑफिस पर पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद जो लोग होते हैं वह कह देते हैं कि ऐसा करो, आप पढ़ी लिखी हो तो आप ही अंदर जाकर बात करो क्योंकि आप अच्छी तरह से हमारी समस्या को समझा सकती हो। तो इसके बाद वह महिला भी तैयार हो जाती है और एसपी ऑफिस के अंदर घुस जाती है। लेकिन जैसे वो एसपी ऑफिस के अंदर घुसती है और सामने एसपी साहब को देखती है तो एकदम से उसके कदम वहीं पर ठहर जाते हैं और वे बहुत कुछ पुरानी बातों के बारे में सोचने लगती है। दरअसल यहाँ पर सामने जो एसपी साहब बैठे हुए थे वह और कोई नहीं, इसी महिला के पति थे जिनसे 5 साल से वो अलग रह रही है। कौन थी वह महिला और किस वजह से वह अपने पति से अलग रह रही थी और जब उसका पति एसपी था तो वह इस तरह से गरीब लोगों के साथ क्यों रह रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार होता है। परिवार के अंदर माता पिता और 3 उनके बच्चे होते हैं। बड़े वाले लड़के की शादी हो चुकी है और वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता है। उससे जो छोटा वाला लड़का होता है उसका नाम होता है पुनित, और पुनित जो है वह अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है क्योंकि उसे एक बड़ा अधिकारी बनना है। अब माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और एक लड़की ढूंढते हैं जिस लड़की का नाम होता है सलोनी। सलोनी से पुनित की धूमधाम और रीति रिवाज के साथ शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद सलोनी इस घर के अंदर दुल्हन बनकर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जैसे वो घर का माहौल देखती है तो उसे पता चलता है कि पुनित तो केवल पढ़ाई किया करता है और पैसे तो कमाया ही नहीं करता। अब यहाँ पर सलोनी की छोटी मोटी कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो कि अपने पति से ही वो कह सकती है। उन ज़रूरतों के लिए जब वो अपने पति से कहा करती है तो उसका पति इधर उधर से घर के सामान में से थोड़े बहुत पैसे बचाया करता है और उन पैसों से अपनी पत्नी के लिए वो ज़रूरत का सामान लाया करता है जो कि एक महिला का पर्सनल सामान होता है। लेकिन सलोनी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वह अपने पति से कहने लगती है कि देखो ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हें ना कुछ तो ऐसा कमाना चाहिए ताकि तुम मेरे इन खर्चों की पूर्ति तो पार सको, क्योंकि वैसे खर्चे जो बड़े वाले खर्चे थे उन सभी की पूर्ति तो घर वाले कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर सलोनी जो पर्सनल खर्चे किया करती थी उनके लिए उसे इधर उधर से चोरी चकोरी सी करनी पड़ती थी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पुनित होता है वो उससे कहने लगता है कि देखो मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और बड़ा अधिकारी जब मैं बन जाऊंगा तो उसके बाद मेरे लिए ये खर्चे कुछ भी नहीं है और तुम इतने दिन कैसे भी करके इन बातों को एडजस्ट कर लो। अब यहाँ पर जो सलोनी होती है इन बातों को एडजस्ट करने लगती है और अपने गांव से उस चीज़ के लिए खर्चे के लिए पैसे लाने लगती है और उन्हीं से अपने उन खर्चों की पूर्ति करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो पुनित होता है वह अब तैयारी कर रहा था और उसको एक बच्चा भी हो जाता है। यहाँ पर पुनित को एक लड़का हुआ था और उस लड़के को जन्म देकर यहाँ पर सलोनी बड़ी खुश होती है और सोचती है कि चलो हमें बच्चा भी हो गया है। लेकिन ये बातें जो छोटे छोटे खर्चे के लिए वह अपनी ससुराल पर डिपेंड रहा करती थी, ये बातें उसके ससुराल वालों को यानी कि उसकी माँ तो उसे पैसे दे दिया करती। लेकिन यहाँ पर जो सलोनी की भाभी होती है वह अपनी सास से लड़ाई करने लगती है इस बात को लेकर कि तुम तो अब भी अपनी बेटी को इतने इतने पैसे दिया करती हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब माँ से ये बात होती है तो वह अपनी बेटी सलोनी से ये बात कहती है और जब सलोनी इन बातों को सुनती है तो वह फिर से अपने पति से कुछ ना कुछ कमाने के लिए बोलने लगती है और कहती है कि इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा और तुम्हें कुछ ना कुछ तो कमाना ही होगा। अब यहाँ पर जब पुनित दोबारा से इस बात को सुनता है तो दोबारा से अपनी पत्नी को समझाने लगता है और पत्नी भी इस बात को समझने पर मजबूर हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था और जब पुनित सोचता है कि पत्नी भी सही कह रही है तो वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं यहाँ से दूसरे शहर जाकर तैयारी करूँ, क्योंकि जब मैं कोचिंग करूँगा अच्छी तरह से तभी मेरा नंबर आ सकता है। और इसीलिए पुनित जो होता है यहाँ से एक दूसरे शहर चला जाता है और वहाँ पर जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई की तैयारी करने लगता है। घर वाले उसको खर्चा देते हैं और वह भी यही चाहते हैं कि पुनित एक बड़ा अधिकारी बने। लेकिन जब पुनित वहां पर होता है तो उसी दौरान एक दिन सलोनी का फोन उसके पास जाता है और वो कहने लगती है रो रो कर कि तुम्हारे बड़े भाई मेरे ऊपर गंदी निगाह रखा करते हैं और उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ है। अब इस बात को सुनकर जो पुनित होता है वह एकदम से परेशान हो जाता है और वहां से सीधा वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वह पत्नी से पूछता है कि क्या बात हुई और उसके बाद अपने बड़े भाई से इस बात के बारे में बताता है। लेकिन बड़ा भाई जब इस बात को सुनता है तो वह सिरे से इस बात को खारिज कर देता है और कहता है कि छोटी जो है वो मेरी बेटी के समान है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो दरअसल वहां पर वो मेरे पीछे अगर खड़ी हो गई और मुझे पता नहीं चला कि मेरे पीछे तुम्हारी पत्नी खड़ी हुई है और मैं एकदम से जैसे मुड़ा तो मेरा हाथ वहां पर लग गया।
अब इस बात को सुनकर यहाँ पर छोटे भाई को बड़े भाई की बातों पर विश्वास हो जाता है और घर वाले भी इस बात पर विश्वास करते हैं, क्योंकि बड़ा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन सलोनी को इस बात पर विश्वास नहीं होता। पुनीत उसे बार बार समझाता है, कहता है कि नहीं भाई कह तो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सलोनी अब तक इन बातों से ऊब चुकी थी कि वह पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी एक एक रुपए के लिए मोहताज हुआ करती है और उसके पति कैसे कैसे अपने खर्चे में से पैसे बचाकर उसे दिया करते हैं। माँ तो उसको सहारा लगाया करती थी, लेकिन उसकी भाभी ने उसे मना कर दिया। इन सभी बातों से वह काफी ज्यादा फेडअप हो जाती है और उसके बाद अपने पति से कहने लगती है, देखो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा सरकारी नौकरी की तैयारी करने का, लेकिन अब ये चीज नहीं चलेगी और तुम्हें अब कुछ ना कुछ कमाना होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब पुनीत का सपना बचपन से ही बड़ा अधिकारी बनने का था और जो पत्नी होती है वह उसके इस सपने को तोड़ने के लिए बोल रही थी। तो यहाँ पर पुनीत को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पत्नी को धमकाने लगता है। जब वह अपनी पत्नी को धमकाता है तो उसके बाद यहाँ पर जो पत्नी सलोनी होती है वह भी इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं करती है और उल्टा पुनीत को ही धमकाने लगती है। कहती है कि मैं कब तक सहन कहूँ, 1.5 साल हो गए हमारी शादी को, बच्चा भी हमारा 6 महीने का हो गया है और आने वाले समय में बच्चे का खर्चा भी तो बढ़ेगा और उसके लिए तुम क्या करोगे? क्या इसी तरह से पैसे बचाओगे जिस तरह से बचाया करते हो? अब ये बातें सुनकर पुनीत को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वह सलोनी पर हाथ उठा देता है। यहाँ पर पुनीत ने जैसे ही सलोनी पर हाथ उठाया था तो उसके बाद जो सलोनी होती है वह सीधा अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करके उस घर को छोड़ने का फैसला कर लेती है। पुनीत जो होता है वो अपनी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं समझाता है और ना ही उन्हें रोकने की कोशिश करता है। पत्नी और बेटा यहाँ से रूठकर सलोनी के घर पर चले गए थे, लेकिन पति ने बिल्कुल भी उन्हें नहीं रोका था। जब माता पिता बेटे से कहते हैं कि बेटा रोक ले तो वह मना कर देता है, कहता है कि कोई बात नहीं माँ, अगर ये नहीं चाहती कि मैं बड़े अधिकारी बनूं तो इसे इस घर में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो पुनीत होता है वह आज शाम को ही वहां से दोबारा वहीं पर चला जाता है जहाँ पर वो कोचिंग किया करता है और मन ही मन सोचता है कि कोई बात नहीं, अभी परिस्थितियां थोड़ी सी विकट है और जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो उसके बाद अपनी पत्नी और बच्चे को ले आऊंगा, इतने दिनों उसे वहीं पर रहने दो, वो भी तो इसका मायका ही है। जब अब तक इसका समय वहां पर व्यतीत हो गया तो अब भी व्यतीत हो जाएगा और कोई भी कैसी भी परेशानी ही नहीं है। ऐसा सोचकर पुनीत वहां पर कोचिंग करता रहता है। इधर उसकी पत्नी जो सलोनी होती है वह मायके में रहने लगती है, लेकिन जैसे ही वहां पर रहने के बाद उसे 2 महीने होते हैं तो 2 महीने बाद अचानक से सलोनी की जो माँ होती है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और उसके बाद जो सलोनी की भाभी होती है वह घर के अंदर अपना राज चलाने लगती है। जब सलोनी की भाभी का राज घर के अंदर चलता है तो उसके बाद जो सलोनी की भाभी होती है वह सलोनी को छोटी छोटी बातों पर ताना मारने लगती है और उसे धमकाने लगती है। सलोनी इन बातों से काफी ज्यादा परेशान होती है और वह अपने भैया से भी इस बात की शिकायत करती है, लेकिन भाई भी उससे उल्टी ही बात करता है और कहता है कि देखो यहाँ पर फिलहाल तुम्हारा घर तो बिगड़ा हुआ है और मेरे घर को क्यों बिगाड़ना चाहती हो? जैसी रूखी सूखी मिल जाए उनको खा लिया करो और चुपचाप घर के अंदर रहा करो। इस तरह से काम नहीं चलेगा जिस तरह से तुम काम करना चाहती हो। इन बातों को सुनकर सलोनी को बड़ा ही बुरा लगता है और वह एक रात अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और इस बात को सोचती रहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर तो मेरा भाई भी मेरी ओर नहीं ले रहा है और माँ जो थी जो मेरी ओर लिया करती थी वह इस दुनिया से जा चुकी है और पिता तो उनके काफी दिनों पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। तो यहाँ पर सलोनी अपने बच्चे के साथ उस कमरे में बैठी बैठी रात भर इसी बारे में सोचती है और सोचने के बाद सुबह तक उसने एक फैसला कर लिया था कि चाहे जो भी हो और जैसे भी हो मैं अपनी जिंदगी को अपने दम पर व्यतीत करूंगी, क्योंकि उसके पति का अब तक उसके पास एक भी फोन नहीं आया था और ना ही वो बिना बुलाए वहां पर जाने वाली थी। यहाँ पर आने के बाद उसने फैसला किया था कि जब उसका पति उसे लेने के लिए आएगा तो उसके बाद ही वह उसके घर जाएगी। तो इसी वजह से अगले ही दिन सुबह सुबह सलोनी अपना सारा जरूरी सामान पैक करती है और पैक करने के बाद उस घर को छोड़कर चली जाती है। भैया भाभी उसे खड़ा खड़ा देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि तू कहाँ जाएगी, अकेली कहाँ रहेगी और तू यहीं पर रह ले। सलोनी जो होती है यहाँ से अब एक अनजान सफर पर निकल जाती है और धीरे धीरे कोलकाता पहुंच जाती है। कोलकाता में जाकर वो इधर उधर अपने लिए काम ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता और तभी उसकी नजर पड़ती है गरीबों की बस्ती पर, जो कि रोड किनारे बनी हुई थी और वहां पर जो खोली होती है वो काफी कम पैसों में मिल जाया करती है, क्योंकि वहां पर अस्थायी निवास थे और वह सरकारी जमीन पर खोली बनी हुई थी। जो भी उस खोली को बनाया करता था उसे ही उसका कुछ किराया देना पड़ता था और इसी वजह से जो सलोनी होती है वहां पर रहने का फैसला कर लेती है। वहां पर रहने के बाद वह सड़क किनारे अपना एक छोटा सा रोजगार चला देती है, जैसा कि खोली वाले चलाया करते हैं, और जब वह उस रोजगार को करने लगती है तो उसका रोजगार अच्छी तरह से चलने लगता है, क्योंकि सलोनी यहाँ पर कपड़ों को प्रेस करने का काम करती है। हालांकि वो इतनी पढ़ी लिखी है कि उसे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इतनी अर्जेंट में उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से स्टार्टिंग में वो प्रेस का काम करने की सोचती है।
यहाँ पर सड़क किनारे वो प्रेस किया करती है और ठीक ठाक अपने गुजारे लायक पैसे कमा लिया करती है। जब यहाँ पर काम करते करते उसे लगभग 1 साल हो जाता है तो 1 साल के अंदर उसे पास में ही एक कंपनी के बारे में पता चलता है, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई के आधार पर उसे ऐसी नौकरी मिल जाएगी जिससे उसे प्रेस का काम नहीं करना पड़ेगा। तो सलोनी जो होती है वहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू देने के बाद वहाँ पर उसे पहली ही बार में नौकरी मिल जाती है और वहाँ पर नौकरी कर करके अपने बच्चे का भरण पोषण करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन बातों को 5 साल कब बीत जाते हैं इस बारे में ना तो सलोनी को पता चलता है और ना ही उसके बेटे को पता चलता है। बेटा भी कब 6 साल का हो गया और सलोनी कब में उसका एडमिशन करा दिया एक स्कूल में, इस बारे में उसे बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता है। बार बार उसे अपने पति की याद तो आया करती है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने पति को भुला चुकी है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पति ने अब तक दूसरी शादी कर ली होगी। इसके बाद जो सलोनी होती है वो अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रही है, कंपनी में काम करने के लिए जाया करती है, बच्चे को स्कूल भेजा करती है, लेकिन अभी तक भी उसी गरीब बस्ती में रहा करती है। एक दिन की नॉर्मल सी सुबह होती है, जिस तरह से रोज सुबह हुआ करती है। सलोनी जो होती है वह कंपनी जाने के लिए निकलने ही वाली थी, वह अपने बच्चे को तैयार कर रही थी, लेकिन उसी समय यहाँ पर एक दबंग व्यक्ति आता है अपने कुछ लोगों के साथ और वहां पर ऐलान करके कह देता है उन लोगों से कि तुम लोगों को 24 घंटे के अंदर ये बस्ती खाली करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ काम करना है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सलोनी होती है और बस्ती वाले होते हैं वो सभी लोग बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलने के बाद जब इस बात को सुनते हैं तो आपस में कानाफूसी करने लगते हैं कि यह कौन होता है हमें इस बस्ती को खाली करवाने वाला, इसका तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है और जैसा उन लोगों ने सुन रखा था कि ये तो सरकारी जमीन है, फिर इस पर ये इस तरह से कैसे कर सकता है। लेकिन फिर भी जो कुछ लोग होते हैं वह बस्ती खाली करने का फैसला कर लेते हैं क्योंकि इस जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम नहीं है। इसके बाद जब कुछ लोग अपने घर का सामान पैक करने लगते हैं और सलोनी भी ये बात देखती है तो सलोनी सोचने लगती है कि अभी मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं कहीं और जाकर महंगा घर अफोर्ड कर सकूं, क्योंकि जो सैलरी उसे मिला करती है उस सैलरी से केवल घर का खर्च चला करता है और साथ में बच्चे की फीस भर दी जाया करती है। थोड़े बहुत पैसे वो इतने इकट्ठा किया करती है ताकि अगर बच्चा बीमार हो जाए या वो बीमार हो जाए तो उनके इलाज में काम आ सके, उससे ज़्यादा उनके पास 1 रुपया भी नहीं बचता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो सलोनी होती है वो उन लोगों को रोकती है और एकजुट होकर उनसे कहने लगती है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा और तुम्हें इस चीज़ की आवाज़ उठानी होगी। अब यहाँ पर बस्ती वाले कहने लगते हैं कि कौन हमारी सुनेगा, वैसे भी ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। तभी यहाँ पर जो सलोनी होती है वो कहती है कि माना कि आप ये सरकारी जमीन है और इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुम कोई पक्के आवास बनाकर थोड़ी ना रह रहे हो, तुमने तो वैसे ही झोपड़ी गिर रखी है जो कि पॉलिथीन के तरपाल लगाकर, और तुम्हारे आवास तो पूरी तरह से कच्चे हैं। तो सरकार को यहाँ पर रहने में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इसी वजह से अगर तुम लोग सरकार के पास जाओगे तो हो सकता है वो तुम्हारी सुनाई कर ले। अब यहाँ पर बस्ती का एक व्यक्ति कहने लगता है कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और हमें चलना चाहिए, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों को लगने लगता है कि ये सही कह रही है, शायद ऐसा हो भी सकता है। तभी एक व्यक्ति उसे पूछने लगता है कि ये बताओ तुम ऐसा क्यों कह रही हो और ऐसा होगा इसकी क्या गारंटी है। तो यहाँ पर जो सलोनी होती है वो मुस्कुराने लगती है और कहती है कि थोड़ी बहुत पढ़ाई तो मैंने भी की है और इसी वजह से मैं आपको साफ साफ बता सकती हूँ कि बिल्कुल सरकार आपकी मदद करेगी, क्योंकि सरकार के अंदर भी इंसान ही रहा करते हैं और उन्हें पता होगी हमारी कंडीशन कि हम लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वैसे भी अगर ये गवर्नमेंट का नोटिस होता तो उसके बाद कोई फायदा नहीं था, लेकिन ये तो दबंग व्यक्ति है, दबंगई करके ये सब कुछ करना चाहता है। तो यहाँ पर सभी लोगों को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है और जो सलोनी होती है वो सभी लोगों को अपने साथ एकजुट करके सीधा यहाँ से एसपी साहब के ऑफिस पर पहुंच जाती है, क्योंकि वहां पर जाकर वह इन लोगों की मदद की गुहार लगाने वाली थी। वहां पर जब ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं और एसपी साहब से मिलने में कुछ टाइम होता है तो सलोनी उन लोगों को समझाने लगती है कि तुमको ऐसे ऐसे कहना है और इस तरह से एसपी साहब तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन तभी भीड़ में से कुछ लोग कहने लगते हैं कि देखो तुम पढ़ी लिखी भी हो और तुम अच्छी जगह पर काम किया करती हो, तो क्यों ना तुम ही हमारी समस्या को लेकर एसपी साहब के पास जाओ और तुम ही अच्छी तरह से उसे समझा सकती हो। यहाँ पर सलोनी को भी ये बात ठीक लगती है और इसके बाद वह हामी भर लेती है। थोड़ी देर में वहां पर एक हवलदार आता है और कहता है कि आपको एसपी साहब ने अंदर बुलाया है, आप में से एक व्यक्ति जाओ और अंदर जाकर एसपी साहब से बात कर लो। उसके बाद जो सलोनी होती है वो पहले से तैयार थी और यहाँ पर हवलदार साहब के साथ वह सीधा एसपी साहब के ऑफिस में दाखिल हो जाती है। अब जैसे ही दरवाजा खोलने के बाद वह ऑफिस के अंदर घुसती है तो अंदर बैठे हुए एसपी साहब को देखते ही एकदम से उसके कदम ठहर जाते हैं और वह उसकी तरफ देखती ही रह जाती है, क्योंकि सामने जो एसपी साहब की कुर्सी पर बैठा हुआ था वह और कोई नहीं, उसका वही पति पुनीत था जिसको आज से 5 साल पहले वो छोड़कर आ चुकी है। इधर यहाँ पर जैसे एसपी साहब उसको देखते हैं तो देखने के बाद वह भी निशब्द रह जाते हैं और चुपचाप उसकी तरफ देखते रहते हैं। लेकिन तब तक जो सलोनी होती है वह वापस से उससे निकलकर बाहर चली गई थी और बाहर जाकर लोगों से कहने लगती है कि आप लोगों
लोगों को खुद को ही इनसे बात करनी होगी, इस एसपी साहब से मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती। अब लोग पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या परेशानी है, तो सलोनी कुछ नहीं बताती है और कहती है कि तुम में से कोई भी चले जाओ और अंदर जाकर बात कर लो। लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह जाकर अंदर बात कर ले। और इतनी देर में वो पुलिस वाला दोबारा से आता है और सलोनी से कहने लगता है कि आपको एसपी साहब ने अंदर बुलाया है और वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप बिना बात किए वहां से कैसे आ गई। लेकिन यहाँ पर जो सलोनी होती है वो मना करने लगती है। तभी यहाँ पर जो बस्ती वाले होते हैं उससे रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, 2 ही तो बातें करनी है, उन बातों को कर कर आ जाओ। इसके बाद जो सलोनी होती है वह सोचने लगती है कि हाँ 2 ही तो बातें करनी है और कर लेती हूँ, इसमें कौन सा फर्क पड़ रहा है, बस्ती वालों का भला हो जाएगा और मुझे भी तो ये परमानेंट जगह मिली हुई है। ऐसा सोचकर जो सलोनी होती है वो दोबारा से हिम्मत करके एसपी साहब के ऑफिस में घुसती है। लेकिन इस बार वह बिल्कुल भी कतराती नहीं है और सीधा जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। इधर जो एसपी साहब होते हैं वो भी फिलहाल अपनी पोस्ट पर थे और इसीलिए वह वहां पर सलोनी को बैठने के लिए कहते हैं। सलोनी सामने बैठ जाती है और बैठने के बाद उन लोगों की समस्या उनके सामने रख देती है। जब सलोनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उस समस्या को उनके सामने रखती है तो इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वो भी फौरन से उस पर कार्रवाई करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर ये समस्या है तो तुम्हारा निवारण अच्छी तरह से हो जाएगा और कोई भी परेशानी नहीं है, मैं अभी के अभी इस पर खुद एक्शन लूंगा। ऐसा कहकर यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं उस व्यक्ति के बारे में पता निकलवाते हैं और पता निकलवाने के बाद उस व्यक्ति पर उचित कार्रवाई करते हैं। सलोनी और वो बस्ती वाले बड़े खुश होकर वहां से वापस आ जाते हैं और अपने घरों के अंदर रहने लगते हैं। लेकिन अगले दिन जैसी सुबह सुबह होती है तो सुबह सुबह एक पुलिस की गाड़ी आकर सलोनी के झोपड़े के सामने रुकती है और जैसे ही सभी लोग इस गाड़ी को सलोनी के झोपड़े के सामने देखते हैं तो सभी लोग सोचने लगते हैं कि क्या हो गया, अब कोई परेशानी तो नहीं हो गई, कहीं हमारी वजह से इसको कोई समस्या का सामना करना पड़े। लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि वह आगे बढ़कर पुलिस वालों से पूछे आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। और उसके बाद उनमें से एक पुलिस वाला उतरकर सीधा सलोनी के घर जाता है और वहां से सलोनी और उसके बच्चे को अपने साथ बिठाकर गाड़ी में ले जाता है। इसके बाद पुलिस वाले सलोनी को लेकर सीधा एसपी साहब के आवास पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद जो सलोनी होती है वह एसपी साहब से पूछने लगती है कि बताओ आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। इधर जो एसपी साहब होते हैं वह अपने बच्चे को देखते हैं और देखते ही अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं। यहाँ पर एसपी साहब झट से अपने बच्चे को गले लगाते हैं और सलोनी से कहने लगते हैं कि सलोनी, ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने बड़ा आदमी बनने के लिए तो कहा था, लेकिन तुमने तो मुझे एक पल में पराया कर दिया और वहां से अपना घर छोड़कर भी आ गई। तुम्हें पता है कि जब मैं कामयाब हो गया था तो तुम दोनों को ढूंढने के लिए मैंने कहां के चक्कर नहीं काटे। वो तो मेरी किस्मत ठीक थी कि तुम अपने आप ही मेरे पास आ गई, वरना मैं अपने बीवी बच्चों के लिए जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद कर देता। यहाँ पर जो सलोनी होती है उसने मांग भर रखी थी और इस बात को देखकर यहाँ पर एसपी साहब सोचने लगते हैं कि ठीक है, मेरे ख्याल से तुमने शादी कर ली होगी, लेकिन ये बच्चा तो मेरा ही है ना, तो इस बच्चे को मुझे दे दो और अपनी जिंदगी को तुम आराम से जियो, मैं अपने बच्चे के सहारे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर लूंगा। सलोनी खड़ी होकर इन सभी बातों को सुन रही थी और बहुत कुछ अपने मन के अंदर सोच रही थी। सोचने के बाद वे कहने लगती है कि तुमसे किसने कहा कि मैंने शादी कर ली। तो यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं वो कहने लगती है कि तुम्हारा साजो श्रृंगार बता रहा है कि तुमने शादी कर ली है। तो यहाँ पर सलोनी कहने लगती है कि हाँ, शादीशुदा तो मैं हूँ, लेकिन किसी और से मैंने शादी नहीं की है। ये जो सिंदूर मैं आज तक भी लगा रही हूँ वो तुम्हारे नाम का लगा रही हूँ, क्योंकि शादी जिंदगी में एक बार होती है और तुमसे मैं एक बार शादी कर चुकी हूँ। जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था उसमें कुछ तुम्हारी गलती थी, कुछ मेरी गलती थी, सारी की सारी ना तो मेरी गलती थी और ना ही तुम्हारी गलती थी। इधर जो एसपी साहब होते हैं वे भी इस बात को कबूल करते हैं और कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, जो हो गया उसे भूल जाओ, 5 साल हमारे वैसे ही बर्बाद हो गए, लेकिन अब तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। सलोनी एक बार तो उससे मना करती है और कहती है कि अपने बच्चे को अपने साथ ले जाओ, मैं तो अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर लूंगी। लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं उससे कहने लगते हैं कि क्यों, अब ऐसा क्या हो गया, जब हम दोनों की बातें आपस में सुलझ चुकी हैं तो उसके बाद तुम्हें मेरे साथ रहने में क्या बुराई है। जब तुम भी मेरा वेट कर रही थी और मैं भी तुम्हारा वेट कर रहा हूं, तो हम दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो इसमें गलत ही क्या है। यहाँ पर जो सलोनी होती है वह थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद एकदम से चुप रह जाती है। एसपी साहब दोबारा से कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब एक साथ रहेंगे और कैसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सलोनी चुपचाप हाँ भर लेती है और इसके बाद जो सलोनी है वह आज तक एसपी साहब के साथ उसी घर के अंदर रहा करती है। इधर यहाँ पर जो एसपी साहब के घर वाले होते हैं उन्हें भी ये बात पता चल जाती है और उन लोगों को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो पुनीत होता है वह उनसे दूसरी शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया करता है। क्योंकि जब सलोनी को जाए हुए 5 साल हो गए थे तो उसके बाद बार बार घर वाले कहा करते थे कि ऐसा करो, दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी नहीं आने वाली। लेकिन पुनीत साफ साफ बोल देता है कि एक बार मेरी शादी हो गई है और अब मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला।
यहाँ पर घर वाले भी इस बात से बड़े खुश होते हैं और सभी लोग खुशियों के साथ आज तक भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।